हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं टीडीएस का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में टीडीएस का बेसिक पार्ट कवर किया था और सैलरी जो कि सेक्शन 192 से रिलेटेड था उसका टीडीएस का पार्ट कवर किया था, यानी एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगती है, आपको ये पता था। अब देखिए इसी तरीके से और भी सेक्शन कवर करेंगे। अब एक ही पार्ट में तो सारे सेक्शन कवर नहीं होंगे, धीरे धीरे ही कवर करेंगे। तो आज 3-4 देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में 3-4, इस तरीके से 6 से 7 वीडियो में अपना टीडीएस और टीसीएस का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। अब देखिए आज का पहला सेक्शन है सेक्शन 192A। इसमें बोल रहा है प्री मैच्योर विड्रॉल्स फ्रॉम एम्प्लॉयज पीएफ, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको पहले सैलरी का थोड़ा सा पार्ट है वो देखना पड़ेगा, जिससे आपको कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा कि पीएफ कौन कौन से होते हैं। आरपीएफ, एसपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ। पीपीएफ जनरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं बताता है, उसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन बाकी सारे तो क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात करता है। ये मैंने आपको बताया था। और आपको ये भी बताया था कि जनरली क्या होती है, एटीसी की डिडक्शन भी मिल जाती है एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन पहले सैलरी में इंक्लूड होता है। तो पहले वहाँ जाके देखिए, फिर पीजीबीपी में देखिए थोड़ा सा पार्ट, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखिए एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है एक, मान के चलिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, फिर आपको पता है कि एम्प्लॉय जैसी सर्विस पूरी कर लेता है तो जितना भी बैलेंस जमा हुआ उसमें जो भी इंटरेस्ट का पार्ट हुआ वो सारा उसको मिल जाता है। अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सर्विस को उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एग्जम्प्ट होता है। तो इसमें जनरली वो दे रखी है कि अगर उसने 5 साल कवर कर लिए हैं, तो 5 साल या उससे ज़्यादा, तो उस केस में जो भी एक्यूमुलेट बैलेंस है, जो भी आरपीएफ का जमा है, वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर उससे पहले ही उसने विड्रॉल कर दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर 10% टीडीएस कट जाएगा। देखिए और भी कंडीशन आएगी जिसमें 5 साल से पहले निकाल सकते हैं, वो मैं नीचे बता दूंगा। लेकिन अभी हम नॉर्मल केस कर रहे हैं जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि वो उसके कंट्रोल में थी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय जानबूझ के छोड़ के गया। अगर उससे पहले ही उसने निकाल लिया, कहने का मतलब 3 साल में ही छोड़ के चले गया, 4 साल में ही छोड़ के चले गया जानबूझ के, तो उसका जो टोटल जमा है, मान के चलिए एम्प्लॉय को खुद का बिजनेस करना था, तो उसने 4 साल एम्प्लॉयर के यहाँ पे जॉब करी और उसके बाद खुद का बिजनेस कर लिया, तो उसके कंट्रोल में था। ठीक है, आपको पता है, क्योंकि एम्प्लॉय खुद क्या कर सकता था, 5 साल या उससे ज़्यादा जॉब कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करा। तो अगर उसने प्री मैच्योर विड्रॉल कर दिया तो 10% टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिडक्टर कौन है, कौन काटेगा, याद रखना एम्प्लॉयर नहीं काटेगा। एम्प्लॉयर क्या करता है, सैलरी पे काटता है, लेकिन यहाँ पर जो काट रहा है वो कौन काट रहा है, ईपीएफ, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट है। देखिए याद रखना कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक खुद एक पर्सन है, क्योंकि आपको पता है कि उनके ट्रस्टी होते हैं, तो वो टीडीएस काटेंगे। तो देखिए क्या बोला है, ट्रस्टीज ऑफ पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पीएफ स्कीम 1952। तो आप क्या बोलोगे, ट्रस्टी ऑफ आरपीएफ। तो आरपीएफ के जो ट्रस्टी हैं वो टीडीएस काटेंगे किस पर, एम्प्लॉय के जो भी एक्यूमुलेट बैलेंस है जो उन्होंने प्री मैच्योर विड्रॉल किया उस पर। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल पेमेंट फॉर टीडीएस क्या है, टैक्सेबल प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम आरपीएफ इफ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इज लेस देन 5 ईयर। इसका मतलब क्या है, मिनिमम 5 साल तो आपको पूरा करना है जिससे एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर उससे पहले ही आप निकाल लेते हो, उससे पहले ही आप छोड़ देते हो, रिटायर हो जाते हो, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में, याद रखना। देखिए कंट्रोल में नहीं होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बीमार हो गए तो 3 साल में क्या हो गए, आप रिटायर हो गए, 3 साल में आप क्या छोड़ के चले गए, तब तो एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं था। बीमार होना आपके कंट्रोल में, यानी बीमारी ठीक होना आपके कंट्रोल में नहीं है। वो तो क्या होगा, आप मेडिसिन लेंगे, आप इलाज करवाएंगे, तब जाके ठीक होंगे ना, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एम्प्लॉय ने क्या, अगर अपना बिजनेस ही 4 साल में बंद कर दिया तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको थोड़ी चलाओगे, एम्प्लॉय थोड़ी चलाएगा, वो तो एम्प्लॉय ही चलाएगा। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जहाँ आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन जहाँ आपके कंट्रोल में है और आपने 3 या 4 साल ही सर्विस की है तो वो तो जनरली क्या होगा, टैक्सेबल होगा, 10% टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज टैक्सेबल इन द फॉलोइंग केसेस, रेफर सैलरी। तो देखिए मैंने इसके लिए सैलरी पार्ट में, यानी पीएफ वाले पार्ट में आपको बताया था, आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये बताया था कि नॉर्मल जो क्या होता है, पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, तो वो जनरली कैसे होता है, टैक्सेबल होता है, एग्जम्प्ट होता है, डिडक्शन मिलती है नहीं मिलती, ये सारा पार्ट बताया था। सैलरी में ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट का पार्ट भी बताया था। तो नॉर्मली आपको पता है कि आरपीएफ में देखिए जैसे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी, और जो इंटरेस्ट होता है वो अप टू 9.5% पर एनम, ये आपको दे रखा है। फिर देखिए जब आपने ये नीचे पार्ट कवर किया इंपॉर्टेंट नोट्स में, तो उसमें क्या था, लमसम अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम यूआरपीएफ, वैसे ही था लमसम अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम आरपीएफ। तो ये पढ़ना जरूरी है जिससे आपको थोड़ा पार्ट समझ में आएगा। कह रहा है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम आरपीएफ इज नॉट टैक्सेबल। लमसम का मतलब क्या हो गया, वही एक्यूमुलेटेड। ठीक है, इफ एम्प्लॉय रिटायर और टर्मिनेट जॉब आफ्टर 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। तो देखिए ये बोल रहा है कि कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस की है, उसके बाद वो रिटायर हो रहा है या उसको जॉब से हटाया जा रहा है, तो उसका जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस का पार्ट है आरपीएफ में वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, इसी तरीके से बोल रहा है एम्प्लॉय हैज़ रिजाइंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर एंड ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेम आरपीएफ मेंटेन करता है, और आपका जो पुराने एम्प्लॉयर में आरपीएफ है
वो नए एम्प्लॉयर में आरपीएफ में ट्रांसफर हो सकता है। हु ऑल्सो मेंटेन्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड हिज फंड बैलेंस विद करंट एम्प्लॉयर इज ट्रांसफर टू द न्यू एम्प्लॉयर। तो बोला ना ट्रांसफर अगर हो सकता है तो उस केस में आपको पता है, जैसे देखिए कि पिछले एम्प्लॉयर में आपने 4 साल काम किया और जो नए एम्प्लॉयर है उस पर आप ज्वाइन हो गए, तो वहाँ पे आपने कितने साल, 3 साल काम किया, तो जो इसका आरपीएफ है वो इसमें जुड़ सकता है, टोटल मिला के 7 ईयर हो गए, तो वो कंटिन्यूस सर्विस ही कहलाएगा अगर पिछले एम्प्लॉयर का आरपीएफ नए एम्प्लॉयर के आरपीएफ के साथ जुड़ सकता है तो। फिर तीसरा, द एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू हिज अकाउंट अंडर न्यू पेंशन स्कीम एस रेफर्ड एस एटीसीसीडी। देखिए मैंने आपको बताया था एटीसीसीडी, जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर एनपीएस है या अटल पेंशन योजना समथिंग ऐसे बताई थी मैंने आपको, तो एनपीएस अटल पेंशन योजना, अगर उसमें जनरली क्या हो जाता है, एम्प्लॉय का जो भी क्रेडिट है, जो क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, जो पीएफ में जमा था वो अगर क्रेडिट हो जाता है किधर, न्यू पेंशन स्कीम में जमा हो जाता है, तो तब भी आपको जो विड्रॉल है उस पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब देखिए फोर्थ, देखिए मेन जो उसके कंट्रोल में नहीं है तब भी एग्जम्पशन मिल जाएगी, चाहे 5 साल से कम हुए हो। एम्प्लॉय रिटायर्स और टर्मिनेट्स जॉब बिफोर 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस बाय रीजन ऑफ इल हेल्थ, बीमार है इसलिए उसने रिटायर हो गया या जॉब छोड़ दी 5 साल से पहले, बाय रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस आ गया, और एनी अदर रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय ये आ गया। इन एनी अदर केस अमाउंट विड्रॉल शैल बी टैक्सेबल एज इन द केस ऑफ यूआरपीएफ, और बाकी सारे केस में क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसमें टैक्स का पार्ट लगेगा, वो इनकम में इंक्लूड होगा, और याद देखिए टीडीएस का पार्ट भी कट रहा है, तो वो टीडीएस जनरली क्या हो जाएगा, 10% ऑफ जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस है उसका पार्ट कट जाएगा टीडीएस के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके कंट्रोल के बाहर है, अगर कंट्रोल के बाहर है तो एग्जम्प्ट है, अगर आपके कंट्रोल में, सीधी सी बात है, आप जानबूझ के छोड़ रहे हो 4 साल में, 3 साल में, तो वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा। जो भी आपने प्री मैच्योर विड्रॉल किया है 10% उस पर टीडीएस लगेगा ही लगेगा। इफ पैन इज नॉट प्रोवाइडेड टू द डिडक्टर ऑफ टीडीएस, डिडक्टर ऑफ टैक्स, देन टीडीएस एट द रेट एमएमआर, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट। देखिए वैसे बाकी सारे केस में आप देखोगे कि जब भी जो डिडक्टी है जिसकी इनकम पर एक तरीके से टैक्स काटा जाता है, यहाँ पे तो क्या उसने विड्रॉल किया प्री मैच्योर, इसलिए उस पर टीडीएस काटा जा रहा है। अगर उसने पैन नहीं दिया, यानी एम्प्लॉय ने पैन कार्ड नहीं दिया, पैन नंबर नहीं दिया, तो उस केस में एमएमआर लगेगी। वैसे क्या होता है बाकी सारे केस में 10% या 20% विच इज़ हायर, तो 20% लगता है, 2% या 20% विच इज़ हायर, तो 20% है बाकी सारे केस में, लेकिन इस वाले केस में एमएमआर आ गया। अगर मैंने पिछली वीडियो में गलती से सैलरी में आपको बोल दिया तो वहाँ पर इग्नोर करना, और यहाँ पे याद रखना कि एमएमआर यहाँ पे आता है। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होती है। देखिए फाइनेंस एक्ट में हर साल क्या होता है, एम्प्लॉय की आपको पता है कि स्लेब रेट निकलती है कि 2,50,000 तक नील, 250 से 5 लाख 5%, फिर आपको पता है कि 5 लाख से 10 लाख तो वो 20%, और मोर देन 10 लाख 30%। तो हाईएस्ट स्लेब रेट क्या है, 30% है। और अगर कोई सरचार्ज है तो उसमें भी हाईएस्ट कौन सा है, आपको पता है 37%, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो अगर सरचार्ज है और उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है जिस पे 37% का पार्ट आ रहा है, तो जो भी हाईएस्ट रेट है, जो सरचार्ज है वो पार्ट, इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है, इस तरीके से वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट हो जाती है। तो टीडीएस जो है 10% नहीं कटेगा अगर सामने वाला पेन नहीं देगा, ज़्यादा रेट से कटेगा, तो अराउंड वो 42 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाती है। आप कैलकुलेट करके देखना, 30 का इंटू 37% और इंटू 4%, मैंने क्या बोला 30 का, परसेंट मत लगाना कैलकुलेटर पे, तो आप चाहे 30 का इंटू 37 और फिर क्या करोगे इंटू 4, यानी प्लस करते रहना कैलकुलेटर पे, तो 30 का प्लस 37% और प्लस 4% करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, पर्टिकुलर उस रेट से टीडीएस कटेगा, ना कि 10% से। अब देखिए इसके अलावा एक और है कि टीडीएस कब नहीं कटेगा, अगर एग्रीगेट पेमेंट, चलो प्री मैच्योर विड्रॉल कर दिया, लेकिन अगर वो 50,000 से कम है तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए आप जो ये पॉइंट पढ़ रहे हो ये मैंने आपको बता दिए हैं, अभी जो मैंने सैलरी वाले पॉइंट में पढ़ा है सेम टू सेम है। कह रहा है फॉर कैलकुलेटिंग 5 years टाइम लिमिट, सर्विस रेंडर टू प्रीवियस एम्प्लॉयर शैल बी इंक्लूडेड इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर मेंटेन आरपीएफ एंड द बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय इन पीएफ अकाउंट वाज ट्रांसफर टू हिम बाय द एम्प्लॉयर। मतलब पुराने एम्प्लॉयर से नए एम्प्लॉयर में आरपीएफ का फंड का जो भी पैसा है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे कि वो 5 साल में कैलकुलेट होगा कि किसी ईयर में 3 साल, यानी किसी एम्प्लॉयर के साथ 3 साल काम किया और दूसरे एम्प्लॉयर के साथ 4 साल काम किया, तो ये आरपीएफ अगर यहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो टोटल मिला के 7 साल हो गए। ठीक, तो वो 5 साल में काउंट हो जाएगा, तब एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इफ़ द एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन विच आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, ये मैंने आपको बता दिया, इल हेल्थ की वजह से हो गया। इसी तरीके से आपको बताया था कि एम्प्लॉय ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, तो उसमें एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता। थर्ड, इफ़ एंटायर बैलेंस जो भी था, जो आरपीएफ में क्रेडिट था, वो सारा का सारा एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि एटीसीसीडी में रेफर्ड है, और बोल रहा है नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है।
Rule 9 provides that tax on withdrawn amount is required to be calculated by recomputing the tax liability of the year for which the contribution to RPF has been made by treating the same as contribution to URPF। ठीक है, अब ये वाले पार्ट तो नॉर्मल थे जो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से रिलेटेड पार्ट ले रहे हैं जो कि सेक्शन 193। और याद रखना कि यहाँ पे वो नहीं है कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पेई और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। ठीक है, यानी विच इज पहले, तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट ली जाती है। यहाँ पे क्या देखी जाती है, डेट ऑफ पेमेंट, न कि पर्टिकुलर पेई का अकाउंट क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट का पार्ट आएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वैसे देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पेई और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। तो अगर आपने पेई का अकाउंट क्रिएट पहले किया है तो टीडीएस कट जाएगा, अगर आपने पेमेंट पहले किया है तो टीडीएस कट जाएगा, क्योंकि दोनों में से जो पहले हो, ये बात कर रहा है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में क्या आते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड, शेयर, सारे पार्ट आ जाते हैं, आपको पता है। अब देखिए आपको पता है कि जब हम शेयर की बात करते हैं तो उस पर तो इंटरेस्ट होता ही नहीं, उस पर डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ किसकी बात कर रहा है, क्योंकि कॉमन सेंस लॉजिक लगाइए, इंटरेस्ट किस पे होता है, डिबेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे होता है। लोन थोड़ी सिक्योरिटी है, लोन तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स, बॉन्ड ये इशू करती है तो उस पर इंटरेस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस करने वाली है। अब देखिए इसमें बोल रहा है एवरी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब आप बताओ कोई इंडिविजुअल सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट दे सकता है क्या, नहीं। क्या वो डिबेंचर इशू कर सकता है, कोई फर्म डिबेंचर इशू कर सकती है, नहीं। तो यहाँ पे एवरी पर्सन में नॉर्मल कॉमन लॉजिक लगाइए कि एक कंपनी ही आ सकती है, एक कंपनी आ सकती है जो कि जनरली डिबेंचर, बॉन्ड या सिक्योरिटी इशू कर सकती है। कोई कॉर्पोरेट पर्सन ही आ सकता है जो कि जनरली डिबेंचर, बॉन्ड इशू करता है। तो नॉर्मल लॉजिक है, लोग क्या सोचते हैं इसमें सारे पर्सन आ गए, इंडिविजुअली आ जाएंगे। भाई कैसे आएंगे, वो थोड़ी सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, वो थोड़ी डिबेंचर, बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो जनरली एक कंपनी का ही क्राइटेरिया इसमें आता है। तो और याद रखना कि इसमें शेयर्स का पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस पर डिविडेंड का पार्ट होता है। तो जो इंटरेस्ट होता है वो डिबेंचर, बॉन्ड पे ही होता है। तो देखिए क्या बोला डायरेक्टर, एवरी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, पेई रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी, जैसे हमारी तरह हो गए, जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, आपको पता है इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गए। तो देखिए रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी या डोमेस्टिक कंपनी। ठीक, तो डोमेस्टिक कंपनी क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या करती है, इन्वेस्ट कर लेती है और उसके बॉन्ड, डिबेंचर खरीद लेती है। तो जो कंपनी इशू कर रही है वो इंटरेस्ट देगी, उस इंटरेस्ट पे वो क्या करेगी, टीडीएस काटेगी। ये तो आपने 12th में ही पढ़ा था। तो रेट क्या रहती है, 10% रहती है। जैसे आपको पता है कि 2 लाख के डिबेंचर हैं, 2 लाख रुपीज़ के, मान लीजिए कि उस पर 10% इंटरेस्ट है, 20,000 हो गया। अगर 6 मंथ में होता है तो 20,000 का 6/12 कितना हो गया, 10,000। अब उस 10,000 पे 10% टीडीएस कट जाएगा। और बाकी जो डिबेंचर होल्डर है उसके पास कितने आ जाएंगे, 9,000, क्योंकि 10,000 का 10% 1,000 कट गया, बाकी 9,000 आ जाएंगे। तो कंपनी एंट्री क्या करती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 2 क्या करती है, जो डिबेंचर होल्डर को देने, ठीक है, और 2 क्या करेगी, टीडीएस। तो यहाँ पे ये 10,000 का पार्ट आ गया, यहाँ पे 9,000 का पार्ट हो गया, यहाँ पे 1,000 का पार्ट आ गया, सिंपल सा पार्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अलग से प्रोविजन, जिसमें क्या बोल रहा है कि इन चीज़ों पे टीडीएस नहीं कटेगा। एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 4th इशू, तो इस पर टीडीएस का पार्ट नहीं कटेगा। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड या नोटिफाइड डिबेंचर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देखिए अच्छी बात है, अगर आप ये खरीद लेते हैं किसी कंपनी से, यहाँ पे बोल रहे हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफाइड किए गए डिबेंचर या नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, अगर ये आप खरीद लेते हैं, डिबेंचर होल्डर ले लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर लेते हैं एक तरीके से इसमें, तो जो भी उनको इंटरेस्ट का पार्ट हो रहा है उस पर टीडीएस का पार्ट नहीं कटेगा, नॉर्मल सा पार्ट। फिर देखिए क्या बोल रहा है, सिक्योरिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होगी उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा, इनको छोड़ के कह रहा है। तो यानी इन पे टीडीएस कटेगा, लेकिन कब, अगर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। तो किन पे बोल रहा है, 2 सिक्योरिटी के नाम दे रखे हैं, कह रहा है वेयर इंटरेस्ट पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन 8% सेविंग, ब्रैकेट में दे रखा है टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 और 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018। अगर इस टाइप के जो बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करे हैं और उस पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है डिबेंचर होल्डर का वो 10,000 से ज़्यादा का हो रहा है तो टीडीएस कटेगा। अगर 10,000 तक का है, कह रहे ना एक्सेप्ट वेयर इंटरेस्ट पेबल ड्यूरिंग, आप देखिए पहले क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टीडीएस नहीं कटेगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, इन पर टीडीएस कटेगा। तो 10,000 से ज़्यादा का पार्ट है तो टीडीएस कटेगा, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, टीडीएस कटेगा। अगर 10,000 तक का पार्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा, याद रखना। इन बॉन्ड्स पे अगर 10,000 तक का इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 से ज़्यादा का पार्ट है तो टीडीएस कटेगा, याद रख लेना। फिर देखिए क्या बोल रहा है, डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ
पब्लिक कंपनी के डिबेंचर जो किसको मिले, इंडिविजुअल रेसिडेंट को, एचएफ को, बाय अकाउंट पे ही चेक, ठीक है, याद रखना, ठीक, प्लस टोटल इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन और इक्वल टू 5000। अगर टोटल इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 5000 तक या उससे कम है, और ये बोल रहा है कि डिबेंचर ऑफ पब्लिक कंपनी जो रेसिडेंट या इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ को मिल रहा है, वो किसके थ्रू मिल रहा है, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू, और जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो फाइनेंशियल ईयर में 5000 या उससे कम का बन रहा है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। वैसे देखिए क्या बोल रहा है, पेबल टू एलआईसी, जीआईसी और एनी इंश्योरेंस कंपनी ऑन एनी सिक्योरिटी ओन्ड बाय इट। आप सोचिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी डिबेंचर बॉन्ड खरीद रहा है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यही बोल रहा है, देखिए एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन, पेबल टू, देखिए पेबल टू एलआईसी, तो एलआईसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने खरीद रखे होंगे, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, समझ गए, तो जनरली उनको भी टीडीएस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, उनकी इनकम पर भी टैक्स नहीं कटेगा। वैसे बोल रहा है जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, अगर ये बोल रहा है कि कोई लिस्टेड बॉन्ड्स ये हो गए, अगर या सिक्योरिटीज़ में डिबेंचर्स ये हो गए, अगर वो डीमेट फॉर्म में रखी हुई है, डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में, मतलब एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उस केस में भी जो इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, जिसने भी होल्ड कर रखी है उसकी इनकम पर टीडीएस नहीं कटेगा। फिर देखिए दे रखा है टीडीएस ऑन डिविडेंड सेक्शन 194, क्या दे रखा है, सेक्शन 194, यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए आपने जब मेरे से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट कवर किया, तो आपने कवर किया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 22, उसके आपने ए से लेके ई पार्ट, ए टू ई पार्ट कवर किए थे। आप सोचिए कि जब भी एक कंपनी डिविडेंड देती है तो उस पर क्या पे करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है, जो कि कंपनी हर केस में पे करती है, ए से लेके ई वाले केस में आपको पता है, पहले ई में नहीं करती थी, लेकिन अब ई वाले केस में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती है, तो कहाँ से आपका टीडीएस कटेगा, क्योंकि आपको पता है कि उस केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी ने पे कर दिया और एक ही इनकम पर डबल टैक्स तो लगता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो बाकी सारे केस में टीडीएस कट जाएगा, बाकी सारे केस जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे नॉर्मली, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जनरली ये प्रोविजन कोई वैल्यू का ही नहीं है। फिर भी दे रखा है तो पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी पेइंग डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 टू एनी रेसिडेंट शेयर होल्डर। अब देखिए आपको ये भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि डोमेस्टिक कंपनी से जब भी डिविडेंड मिलता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, तो वो पार्ट भी कवर कर सकते हैं। कह रहा है व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। देखिए टैक्स कब काटा जाएगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो याद रखना जो आपने सेक्शन 192 ए का पार्ट कवर किया और 194 कवर किया वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है, तब टैक्स काटा जाता है। जबकि जो अभी आपने 193 का पार्ट कवर किया ये वाला इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का, इसमें क्या होगा कि अगर आपने डिबेंचर होल्डर के अकाउंट को क्रिएट किया, किसने, कंपनी ने, तो पेई के अकाउंट को, पेई मतलब क्या हो गया, जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को, यानी हम जैसे पर्सन को, पब्लिक को। तो अगर आपने उस पेई के अकाउंट को क्रिएट किया है या पेमेंट किया है, दोनों में से जो पहले हो, आपने टू बैंक किया है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने टू डिबेंचर होल्डर किया है, मतलब आपने ड्यू भी किया है, तो भी आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि विच इज अर्लियर का मतलब यही होता है कि आपके जो एक्सपेंस इंकर हुए या आपने पे किए, दोनों में से जो पहले हो, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट, तो इसका मतलब चाहे एक्सपेंस इंकर हो गए हो, लेकिन कंपनी ने जब पे किया है तब जाके ही वो टीडीएस काटेगी, ये बोल रहा है। लेकिन देखिए रेट ऑफ टीडीएस क्या बोल रहा है, 10%, नो सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन डिविडेंड कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। तो देखिए याद रखना ये पार्ट नहीं है, लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये समथिंग जो भी सारा पार्ट है वो जुड़ जाता है। अगर सरचार्ज है कोई तो वो, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी जनरली जुड़ जाता है। किसके केस में मैंने बताया पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट के केस में। लेकिन अगर रेसिडेंट को डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आपको पता है कि कंपनी ने वैसे ही उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया होगा, जो कि सेक्शन 115 के अकॉर्डिंग होगा। तो कह रहा है डिविडेंड विच आर नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस, वो कौन सा होता है, टीडीएस शैल नॉट बी मेड ऑन डिविडेंड कवर्ड बाय सेक्शन 115। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कंपनी ने पहले ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दिया है और एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स तो लगेगा नहीं, इसलिए जो शेयर होल्डर है जिसको डिविडेंड मिल रहा है उसके डिविडेंड पे टीडीएस नहीं कटेगा। कह रहा है टीडीएस शैल नॉट बी मेड ऑन डिविडेंड कवर्ड बाय सेक्शन 115 क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट दिया। ठीक है, अब एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन में क्या बोल रहा है, एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन फ्रॉम द प्रोविजन। देखिए जब भी ये पार्ट आए तो एक तरीके से ऑपरेटिव सेक्शन है जो 197 की बात करता है, 197 ए की बात करता है। 197 ए जनरली किसकी बात कर रहे हैं, 197 ए बोल रहा है, 197 बोल रहा है कि अगर सामने वाले, यानी कहने का मतलब पेई मतलब क्या हुआ, जिसको इनकम मिल रही है, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली जिसकी इनकम पर क्या हो रहा है, टैक्स कट रहा है, टीडीएस कट रहा है।
तो वो अगर असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 13 भर के एक है ना बोल सकते हैं कि अप्लाई कर देगा कि मेरी जो इनकम है डिविडेंड की या कोई भी इनकम है उस पर टैक्स कम काटिए या टैक्स मत काटिए, वो अपना रीज़न दे देगा और बोल देगा कि ये 10% है, इसकी जगह क्या करिए आप कम काटिए, 5% काट लीजिए, 6% काट लीजिए, लेकिन पूरा 10% मत काटिए, या 0%, या करें 0%। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, पेई को सर्टिफिकेट मिल गया है असेसिंग ऑफिसर की तरफ से। अब डिडक्टर क्या बोलेगा, ठीक है आप सर्टिफिकेट दे दो, मैं तो कम रेट पे काट दूंगा, मेरा कौन सा नुकसान है, मेरा खर्चा तो उतना ही हो रहा है, मेरे को तो ये पार्ट गवर्नमेंट में जमा कराना है, आप तो जितना कटवाना चाहते हैं कटवा लो, लेकिन आप सर्टिफिकेट दे दो। क्या दे दो, सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे पास प्रूफ होगा तब जाके ही तो मैं क्या करूँगा, उसको गवर्नमेंट में दिखा पाऊंगा कि मैंने इतना TDS काटा है। तो ये बोल रहा है व्हेन द रिसिपेंट अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर इन फॉर्म नंबर 13 एंड गेट्स ए सर्टिफिकेट ऑथोराइजिंग द पेयर टू डिडक्ट टैक्स एट लोअर रेट और डिडक्ट नो टैक्स। तो इसका मतलब क्या, एक सर्टिफिकेट वो पा लेता है और सामने वाले को दे देगा, किसको, पेयर को, कि ये देखिए मेरा लोअर रेट का सर्टिफिकेट है, या ये देखिए मेरा 0 रेट का सर्टिफिकेट है, तो आप टैक्स मत काटिए या लोअर रेट से काटिए। तो सामने वाला बोलेगा पेयर ठीक है आपने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया तो इसकी कॉपी मेरे को दे दीजिए, ताकि जब भी क्या होगा अपनी मैं रिटर्न भरूंगा उसमें एनक्लोज कर दूंगा कि मैंने लोअर रेट से TDS क्यों काटा है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सामने वाले ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया जिसकी इनकम पर टैक्स कट रहा है। तो ये रेफर सेक्शन 197 दे रखा है, तो आप चाहे तो देखिए मैं आपके सामने एक बार ये 197 सर्च कर ही लेता हूँ। तो देखिए अपन 197 पे आ गए हैं, ये रहा। देखिए इस पे आ गए अपन। तो देखिए मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ इसमें क्या बोल रहा है। सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट सेक्शन 197। सेक्शन 197 इज ऑपरेटिव इन सेक्शन 192, 193, 194। देखिए अभी अभी हमने कवर किए हैं, तो आपको पता है कि 192 तो सैलरी का पार्ट है, फिर आपने 193 अभी कवर करा जो कि आपके जनरली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात कर रहा है, 194 जो भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक। फिर 194A देखेंगे, C देखेंगे, D देखेंगे, 194G, 194H, I, ये शायद प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड है, इस तरीके से J, LA, LBB, LBC, M, 195 ये सब दे रखा है। इन सच केस असेसी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू असेसिंग ऑफिसर फॉर TDS एट लोअर रेट और 0 रेट, नो TDS, कर सकता है अप्लाई इफ AO इज सेटिस्फाइड दैट टोटल इनकम ऑफ रेसिपेंट जस्टिफाइड द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट लोअर रेट, कि उसकी टोटल इनकम ही इतनी है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा होगा, या हम बोल सकते हैं कि वो जानबूझ के तो नहीं, एसएससी एक तरीके से क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है कि देखिए मेरी इनकम का पार्ट इतना कम है, लोअर रेट से लगाइए, इसमें इतनी ज़्यादा इनकम का पार्ट हो ही नहीं रहा, और नो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, या लगाइए ही मत, ही मे गिव सच सर्टिफिकेट टू द एसएससी। तो AO दे सकता है उस एसएससी को सर्टिफिकेट, वेयर AO इशूज सच ए सर्टिफिकेट देन द डिडक्टर शैल डिडक्ट इनकम टैक्स एट सच लोअर रेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट और डिडक्ट नो टैक्स अंटिल सच सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड बाय द AO। तो आपको पता है कि या तो एक्सपायर हो जाएगा सर्टिफिकेट का पीरियड, या AO उसको क्या करता है, कैंसिल नहीं कर देता। देखिए क्योंकि क्या होगा, एक्सपायर होगा तो आपको वापस से रिन्यू कराना पड़ेगा, वापस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या AO क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो उसके बाद जनरली क्या होगा, लोअर रेट से नहीं लगेगा या 0 रेट से नहीं लगेगा, उससे पहले तो लग जाएगा जब तक वो सर्टिफिकेट चल रहा है। फिर देखिए 197A भी था, ये रहा, a declaration in writing in duplicate that the tax on his estimated total income of previous year in which is to be included will be nil, no deduction to be made in certain cases। 197A कि भाई जो मेरा TDS कट रहा है, ठीक है, तो मेरी जो टोटल इनकम है एस्टिमेट पिछले साल की, वो वैसे भी क्या होगी, नील ही रहेगी। कह रहा है डिक्लेरेशन इन राइटिंग इन डुप्लीकेट दैट टैक्स ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इज टू बी इंक्लूडेड विल बी नील। तो जो टैक्स रहेगा टोटल इनकम का वो वैसे भी नील रहेगा। तो जो मेरा TDS काटा गया है वो जनरली मत काटिए। तो वो एक बता रहा है कि मेरी जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम होगी वो वैसे ही नील रहेगी, तो आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है। रेसिडेंट इंडिविजुअल देखिए बात कर रहा है पेई का मतलब जिसको इनकम मिल रही है, सेक्शन 194, 194 तो 194 तो हम कवर ही कर रहे हैं। फॉर्म नंबर क्या होगा, 15G, ठीक है। 15H किसके लिए होता है, बाय पर्सन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ईयर ऑफ एज, मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर ऑफ एज। तो मतलब ऐसा पर्सन जो 60 साल है उससे ज़्यादा की एज का है, यानी हम बोल सकते हैं कि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन ये सारे इसमें आ जाएंगे, तो 15H, और उससे पहले के जो भी पर्सन है उससे कम की एज के 15G। अमाउंट ऑफ सच इनकम और द एग्रीगेट ऑफ सच इनकम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड द BEL, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है, अगर आपकी जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है, यानी जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। तो एक बार वापस जाके देख लीजिए जो पर्टिकुलर मैंने पॉइंट बताया,
ये आ गए हम इस पे। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है व्हेन ए डिक्लेरेशन फॉर्म 15G इन डुप्लीकेट इज फर्निश्ड बाय द असेसी टू द पेयर, कि भाई मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वैसे ही क्या है, उसके अंदर ही इनकम जा रही है, तो मेरी एस्टिमेटेड टोटल इनकम कम रहेगी, इसलिए उस पर टैक्स लगेगा भी नहीं, तो आपको TDS काटने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या करेगा, फॉर्म 15G में फर्निश कर देगा। अब देखिए अगला पार्ट है TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेक्शन 194A अमेंडेड। तो अपना ये आज का लास्ट पार्ट है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है डिटेल में भी है और इसके मैंने एग्जाम्पल भी कवर किए हैं, तो मेरे हिसाब से क्या होगा 15 से 20 मिनट इसमें भी लग जाएंगे। देखिए सिंपल सा पार्ट है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के अलावा, क्योंकि ये तो केस क्या आ गया, कंपनी से रिलेटेड आ गया, जिसमें मैंने बताया बॉन्ड डिबेंचर्स ये आ जाते हैं। ठीक है, तो चाहे उसमें एवरी पर्सन बोल रहा है, पर आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स बॉन्ड ये इशू करती है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो किस पे होता है, जैसे बैंक में FD करा दी तो उस पर इंटरेस्ट होगा, तो जो भी टाइम डिपॉजिट हो गया, जो भी रिकरिंग डिपॉजिट हो गया उसकी बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या बोला, डिडक्टर में क्या आएंगे, सारे पर्सन आ जाएंगे, लेकिन किसको छोड़ के, इंडिविजुअल HUF को छोड़ के, तो वो TDS नहीं काटेंगे इंटरेस्ट पे। देखिए इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान लीजिए आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, FD कर रखी है, उस पर जो इंटरेस्ट होगा तो बैंक क्या करेगा, उस पर TDS काटेगा। तो यहाँ पे ऑल पर्सन में बैंक भी आ गया, लेकिन इंडिविजुअल HUF नहीं आएगा। लेकिन वो कब आएगा, अगर वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है, मतलब अगर उस पर सेक्शन 44AB का पार्ट अप्लाई होता है, जिसमें A पॉइंट और B पॉइंट, जिसमें आपको बताया कि अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, या जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो 50 लाख है उससे ज़्यादा है, तो अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ है उससे ज़्यादा है, 50 लाख है उससे ज़्यादा है प्रोफेशनल रिसिप्ट का पार्ट, तो वो टैक्स ऑडिट उसको करवानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो TDS काट सकता है। ठीक है, तो जो भी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है किसी पर्सन को, कह रहा है ना इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो जो भी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस केस में उसको TDS काटना पड़ेगा, क्योंकि डिडक्टर कौन हो गया, जिसको एक्सपेंस इंकर हो रहे हैं, जिसने एक तरीके से सर्विस ली है या सामने वाले का अमाउंट लिया है, ये बोल रहा है। तो देखिए ऑल पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF, लेकिन इंडिविजुअल HUF कब आएगा, इफ़ द लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट इज डन, तो इसका मतलब टैक्स ऑडिट वाला इंडिविजुअल या HUF। पे ही कौन हो गया, रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी डोमेस्टिक कंपनी, ऊपर की तरह था सेम। फिर रेट क्या होगा, 10%, कहने का मतलब TDS कितना कटेगा 10% कटेगा। लेकिन देखिए एग्जाम्पशन में क्या बोल रहा है, एग्रीगेट इंटरेस्ट पेड बाय बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको मैंने बताया था कि बैंकिंग कंपनी क्या करेगी, FD पर इंटरेस्ट देगी, रिकरिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देगी तो पे करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसी तरीके से इंटरेस्ट देगी। एंगेज इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग और पोस्ट ऑफिसेज, तो पोस्ट ऑफिसेज का पार्ट भी इसमें आ गया। तो उस केस में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पशन कब है, अगर जो इंटरेस्ट का टोटल पार्ट है वो 40,000 तक हो या उससे कम हो, 40,000 तक हो या उससे कम हो। अब देखिए 50,000 ये कब हो जाता है, अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब जिसकी एज 60 साल है उससे ज़्यादा हो। अगर 60 साल से कम है तो एग्जाम्पशन कितनी है इंटरेस्ट की, 40,000 तक के पार्ट पे TDS नहीं कटेगा। ठीक है, अगर एग्रीगेट इंटरेस्ट 40,000 उससे कम है, लेकिन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए वो लिमिट कितनी हो गई, 50। देखिए ये अमेंडेड पार्ट है यार ना, पहले इसका पार्ट था आपका 10,000 का, लेकिन ये चेंज हो गया और इस पर 10,000 की जगह ये 40,000 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, और बेनिफिट मिल गया। पहले 10,000 तक पे TDS नहीं कटता था, लेकिन अब देखिए 40,000 तक का पार्ट आ गया, और यहाँ पे ये दे दिया 50,000 तक का रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। एग्रीगेट इंटरेस्ट पेड बाय एनी अदर पर्सन, तो देखिए अगर बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो 40,000 तक का एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन एग्रीगेट इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो 5,000 तक का ही एग्जाम्प्ट है। यानी अगर 6,000 का इंटरेस्ट हो गया तो उस पर 10% TDS लग जाएगा, 7,000 का हो गया तो 10% लग जाएगा। और एक और चीज़ देखिए, जब मैंने आपको ये पर्टिकुलर पार्ट बताया, जैसे ये एग्रीगेट पेमेंट क्या है, 50,000 से ज़्यादा नहीं हो, 50,000 से कम है तो TDS नहीं कटेगा। लेकिन याद रखना अगर 60,000 है तो ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा 10,000 पे TDS कटेगा, नहीं, पूरे 60,000 पे ही 10% कटेगा, जो कि प्री मैच्योर विड्रॉल की बात कर रहा है। ठीक है, PF की। तो अगर 60,000 निकालें तो 60,000 का 10% आएगा, ना कि 10,000 का, ऐसे याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा बताना भूल गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ 40,000 शैल बी कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू ईच ब्रांच। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर बैंक का कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने अलग अलग बैंक में FD करवाई, लेकिन वो क्या है, एक ब्रांच है, क्या होगी ब्रांच, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि SBI है, उसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांच होगी, आपने 3 जगह FD करवा दी, लेकिन उसमें क्या होता है, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन मतलब सारा का सारा हिसाब किताब एक पर्टिकुलर बैंक के पास रहता है। यही बोल सकते हैं, जो पर्टिकुलर FD का सारा क्या होता है, आपने जो अमाउंट डिपॉजिट कराया है वो पूरा का पूरा हेड ऑफिस के पास जा रहा है।
इसके पास जा रहा है, और ये सारा का सारा डिटेल किसके पास जा रही है, इसके बाद। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अगर अडॉप्ट की जाती है, यानी बैंक ने अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अडॉप्ट किया है, तो लिमिट ऑफ 40,000 शैल बी कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू होल बैंक ऑल ब्रांच। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर एफडी से आपका 20,000 बन रहा है, इससे आपका बन रहा है 15, हो गया कितना 35, और इससे बन रहा है आपका 10, तो इसका मतलब टोटल मिला के हो गया 45। यही हुआ। तो जैसे ही 45 हो गया तो आप एग्जाम्शन में नहीं आए, और याद रखना आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं हो, ये मान के चल रहा हूँ। तो इसका मतलब वो 40 से ज़्यादा हो गया, 45 हो गया, तो उस पर TDS कटेगा ही कटेगा। कह रहा है नॉट विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल ब्रांच, तो हमें इंडिविजुअल ब्रांच को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रांच देखेंगे तो तब तो हम क्या बोलेंगे, TDS कटेगा ही नहीं, क्योंकि सब में ही कम है, सब में ही कम है। लेकिन जहाँ पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, तो एक ही हेड ऑफिस क्या करता है, सारे ब्रांचेस का पार्ट देखता है, तो जो FD का पार्ट है वो सारा एक साथ इसमें ही एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो FD पे जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो सारा का सारा एक साथ कितना बन गया 45, और 45 के केस में एग्जाम्प्ट नहीं है, TDS तो कटेगा ही कटेगा। कह रहा है दिस अप्लाई ऑन टाइम डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग रिकरिंग डिपॉजिट। तो मैंने FD तो बताया, इसके अलावा रिकरिंग का मतलब आपको पता है कि आप हर महीने क्या करते हो, 5-5 हज़ार रुपये एक फिक्स अमाउंट जमा कराते रहते हो, 5-5-5। FD में क्या होता है कि आपने शुरू में ही इनिशियली 2 लाख जमा करा दिए, 3 लाख जमा करा दिए, और वो आपको अमाउंट जो मिलेगा इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पे मिलेगा। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, नो TDS इवन इफ अमाउंट पेड फॉर द फॉलोइंग पेमेंट एक्सीड्स ₹5,000। नो TDS इवन इफ अमाउंट पेड फॉर फॉलोइंग पेमेंट एक्सीड ₹5,000। तो अगर 5,000 से ज़्यादा भी हो जाता है तो इन केसेस में TDS का पार्ट काटने की जरूरत नहीं है। किन किन केसेस में, तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें। देखिए पहला बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC, UTI, इंश्योरेंस कंपनी। तो आप देख सकते बोल रहे हैं कि आपने लोन लिया, किन से लिया, बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी, इनसे आपने लोन लिया, तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आप पेयर हो। ठीक है, आप एक्सपेंसेस इंकर करने वाले हो, तो ये थोड़ी कि अगर वो 5,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको TDS काटना पड़ेगा, ऐसा जनरली केस आपने देखने को नहीं मिलेगा। तभी देखिए क्या बोला, नो TDS। तो जहाँ जहाँ पर्टिकुलर देखिए दुविधा होती है, शंका होती है, हम बोल सकते हैं डाउट होते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोविजन आ जाते हैं जहाँ पे TDS काटने का प्रोविजन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे तो हमने देखा था कि एग्रीगेट इंटरेस्ट पेड बाय एनी अदर पर्सन, तो उसी के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो गया कि 5,000 या उससे तक का क्या होता है TDS में एग्जम्पशन होती है, लेकिन उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट होता है 6,000 का, तो TDS तो कटवाना पड़ता 10%। लेकिन इन केस में क्या बोल दिया कि अगर 5 से ज़्यादा भी है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर, तो फर्म ने लोन ले रखा है पार्टनर से, और पार्टनर को क्या कर रही है, लोन का पेमेंट भी कर रही है और इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर रही है। तो जो इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर, अगर वो 6,000 भी हो जाता है, 7,000 भी हो जाता है, यानी 5,000 से ज़्यादा भी है, तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्म को TDS काटने की जरूरत नहीं है। वैसे बोल रहा है इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको छोड़ के, क्योंकि देखिए इसको क्यों छोड़ के, अदर देन कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के, क्योंकि ऊपर जब आप पढ़ेंगे आप देखिए सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। कह रहा है एग्रीगेट इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग। इसका मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक है, क्या है, कोऑपरेटिव बैंक है, जो कि क्या कर रहा है, अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे कर रहा है, क्योंकि मेंबर्स ने क्या कर रखा है, वहाँ पे अमाउंट जमा करा रखा है, FD ये सब कुछ करवा रखी है उस बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में। तो उस केस में 40,000 है उससे कम तक का पार्ट जो भी है एग्रीगेट इंटरेस्ट वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, ये बोल दिया। और रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में वो 50,000 तक का पार्ट जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर और टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उस केस में कोई भी TDS का पार्ट नहीं होगा। लेकिन हाउएवर कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, मेंबर्स को अगर इंटरेस्ट देता है तो TDS कब होगा, अगर इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा का हो जाता है। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा, एग्जाम्पशन कब है, अगर 40,000 उससे कम है लेकिन 40,000 से ज़्यादा का है, तो उस केस में आपको पता है कि TDS तो कटेगा ही कटेगा। वो किसके केस में, कोऑपरेटिव बैंक से मेंबर। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को या अपने मेंबर को, जो कि कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मेंबर से पैसा लिया हुआ है और इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नहीं है, याद रखना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, या दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा लिया हुआ और इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उस केस में TDS नहीं कटेगा। देखिए क्योंकि वो एक तरीके से लोन की तरह हो गया, क्या हो गया, लोन की तरह, इसलिए जनरली क्या बोलते हैं कि नहीं मांगा जाता, नहीं TDS काटा जाता। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन रिफंड ऑफ टैक्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स का रिफंड देती है तो उस पर जनरली क्या करती है, लेट कर देती है, तो इंटरेस्ट का पार्ट भी आपको देती है। टैक्स रिफंड पर्टिकुलर ड्यू डेट जो भी थी उसमें आपको नहीं मिल पाया, तो आपको उस पर आपको क्या मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो इंटरेस्ट पेड ऑन रिफंड ऑफ टैक्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे कर रही है इंटरेस्ट, तो TDS नहीं काटेगी।
इंटरेस्ट पेड बाय प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और ए कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विद देम। तो यहाँ पे अगर आपने अपना डिपॉजिट कराया है उस पर जो भी इंटरेस्ट का पार्ट आपका बन रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ये पर्टिकुलर सोसाइटी या जो भी ये बैंक है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये टीडीएस नहीं काटेंगे। वैसे देखिए एफ पॉइंट है, ये मैंने बता दिया अभी, वो वापस से आ गया पॉइंट। इंटरेस्ट पेड टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूटीआई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, देखिए ये भी है, ये भी याद रख लेना। तो जनरली इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट पे करा किसको, बैंक को, क्योंकि आपने बैंक से लोन ले रखा है, इससे ले रखा है, यूटीआई से ले रखा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड से लोन ले रखा है, तो आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टीडीएस नहीं काटोगे। वैसे ही बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल एंड पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। देखिए अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, इसने आपको अवॉर्ड किया, जो कंपनसेशन दिया उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो कौन कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, तो टीडीएस नहीं काटेगी। कब कह रहा है, नो टीडीएस ऑन क्रेडिट ऑफ एनी इंटरेस्ट एंड नो टीडीएस ऑन पेमेंट इफ, क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू ₹50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, 50,000 तक का या उससे कम है तो उस केस में क्या है, टीडीएस नहीं काटेगी। ये हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, देखो जीरो कूपन बॉन्ड वैसे भी क्या होता है, उस पर जनरली जीरो कूपन का मतलब क्या है, उसमें इंटरेस्ट की रेट ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर एक कंपनी है वो 100 वाले क्या कर रही है, डिबेंचर्स 60 रुपये में इशू कर रही है, तो मैच्योरिटी पर जो डिबेंचर होल्डर है या बॉन्ड होल्डर है, डिबेंचर होल्डर बोल रहा हूँ, जीरो कूपन बॉन्ड होल्डर है, उसको 100 रुपये मिलेंगे। अगर प्रीमियम इस पे बोलती है कि 10% प्रीमियम पे रिडम्शन हो रहा है तो 110 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैच्योरिटी पर 100 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन जब इशू करे तो पब्लिक ने 60 में खरीदे, तो पब्लिक को कितने का फ़ायदा हो गया, 40 रुपये का। कंपनी का कितना खर्चा हो गया, 40 का। तो यहाँ पे ये इसी तरीके से इसी के लिए बोल रहा है, जो ये 40 पार्ट है इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जनरली क्या होते हैं, इस पर टीडीएस नहीं कटता। ठीक है, कि ये पब्लिक है उसको फ़ायदा हो गया और जो कंपनी है उसके लिए खर्चा हो गया, तो जनरली वो इंटरेस्ट का पार्ट इसमें नहीं आता। तो यहाँ पे वैसे जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जो ये इंटरेस्ट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन 194A इन द केसेस मेंशन्ड हियर अंडर। 1 अक्टूबर 19 को मिस्टर रईस ने क्या करा, 6 मंथ की एफडी करा दी 10 लाख की @9% पर एनम विद ABC कोऑपरेटिव बैंक। देखिए आ गया बैंक। द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर ऑन 31 मार्च 20। अब देखिए 1/10/19 को एफडी कराई है और ये मैच्योर कब होगी, 31 मार्च 20 को, तो 6 महीने की है। आप देखिए 10 लाख का 9% इंटरेस्ट कितना होता है, 90,000। ठीक है, उसका आप देखिए 6 महीने का जो पार्ट है, क्योंकि 6 महीने की एफडी है, तो 10 लाख का 9% होता है 90,000 इंटरेस्ट, उसका 6 महीने का जो पार्ट आएगा वो 45,000 इंटरेस्ट, 45,000 इंटरेस्ट आ रहा है। आप देखिए जब आपने ऊपर पढ़ा, तो अगर कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, एफडी लेता है और उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है, अगर वो 40,000 तक का है, उससे कम है तो एग्जाम्पशन है टीडीएस पे, लेकिन उससे ऊपर तो क्या है, एग्जाम्पशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये पर्सन कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है क्या, कहीं दे रखा है नहीं, या नॉर्मल पर्सन है तो 50 का केस भी नहीं आएगा, तो उस केस में 40 का केस है और 40 से ऊपर हो रहा है इंटरेस्ट, तो उस केस में 45 पे 10% लग जाएगा टीडीएस, याद रखना 45 पे 10%। देख लीजिए आंसर, ABC कोऑपरेटिव बैंक हैज़ टू डिडक्ट TDS @10% ऑन द इंटरेस्ट ऑफ ₹45,000, जो कि कैसे निकला, 10 लाख का 9% और उसका 6 महीने का। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 45,000 इंटरेस्ट है उस पर 10% TDS कट जाएगा 4500। अगर ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होता जो पर्सन हरीश, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्प्ट है, क्योंकि 40 की जगह वो 50 का क्राइटेरिया आ जाता है। 1 जून 19 को मिस्टर गणेश ने क्या करा, मेड 3 9-month फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख ईच कैरिंग इंटरेस्ट @9% विद द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ XYZ बैंक। जैसे देखिए XYZ बैंक मतलब SBI बैंक है मान लीजिए, या HDFC बैंक है, उसकी 3 ब्रांच है, और उस बैंक ने क्या कर रखा है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अडॉप्ट कर रखा है। तो देखिए एफडी करा रखी है, 3 एफडी करा रखी है 9 मंथ की, तो 1 लाख का 9% कितना होता है, 9,000, और उसका 9 महीने का पार्ट कितना होता है, निकाल के देखिए। देखिए यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ पे डिपॉजिट 2 लाख कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आंसर में मैंने नीचे 2 लाख कर रखा है, तो 2 लाख का 9% निकालिए तो कितना आ जाएगा, 18,000 आएगा। अब देखिए 18,000 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर बैंक के लिए आ रहा है पूरे साल का। तो अगर आप क्या करोगे, 18,000 इंटू 3 करोगे तो तीनों बैंक का आएगा, क्योंकि देखिए CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, तो मैंने क्या बताया था, तीनों बैंक की जो एफडी है उसका जो इंटरेस्ट है वो एक साथ एक्यूमुलेट होगा, ये साल का है तो 9 महीने का कितना होगा, ऐसे निकाल लेना। तो देखिए वैसे मैंने नीचे निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखिए क्या बोल रहा है, एफडी कब मैच्योर हो रही है, 28 फरवरी 2020 को हो रही है। वैसे इसने बता दिया ना 9 मंथ की एफडी है, तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे कैलकुलेट किया, देखिए 2 लाख की एफडी है,
हर बैंक की है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 बैंक की हो गई 6 लाख की। 6 लाख का 9% कितना हो गया, 54,000। 54,000 का 9/12 कितना हो गया, 40,500। जो 40,500 है वो 40,000 से एक्सीड कर रहा है, क्योंकि देखिए इसने CBS अडॉप्ट किया था, इसलिए आपने 2 लाख इंटू 3 करा। आपने अलग अलग नहीं निकाला कि 2 लाख का 9% इंटू 9/12 अलग अलग निकलेगा। आपने सबका अलग अलग नहीं निकाला, आपने एक साथ ही निकाला है, क्योंकि उस बैंक ने, XYZ बैंक ने 3 ब्रांचेज का एक साथ कोर बैंकिंग सोल्यूशन ले रखा था। ठीक है, तो जो एग्रीगेट इंटरेस्ट है वो 40,000 से ऊपर आ रहा है, तो उस पर जो TDS कटेगा वो 10% कटेगा। तो ये बोल रहा है XYZ बैंक हैज़ टू बी डिडक्ट TDS एट द रेट 10%, क्योंकि जो एग्रीगेट इंटरेस्ट FD पे है तीनों ब्रांचेस का मिला के वो 40,500 हो रहा है, जो कि 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है थर्ड में, ऑन 1 अप्रैल 19 मिस्टर राजेश स्टार्टेड ए 1 year रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 20,000 पर मंथ एट द रेट 8% पर एनम विद PQR बैंक। द रिकरिंग डिपॉजिट जो मैच्योर हो रही है वो 31 मार्च 20 को हो रही है। तो देखिए इस केस में भी आपको होता है कि टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट को लिया जाता है। ठीक है, और 20,000 पर मंथ के हिसाब से निकाल के देख लीजिए। ये बोल रहा है टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A बाय PQR बैंक ऑन इंटरेस्ट ऑफ 40,400 फॉलिंग ड्यू ऑन रिकरिंग डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 19 टू मिस्टर राजेश सिंस रिकरिंग डिपॉजिट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टाइम डिपॉजिट एंड सच इंटरेस्ट एक्सीड ₹40,000। 40 से ज़्यादा का बन रहा है, और आपको बोल रहा है कि अब 40 से ज़्यादा का निकाल के एक बार देख लेना। चलिए मैं ही निकाल लेता हूँ एक बार। देखिए वैसे मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा और उसके बेसिस पे यही आएगा 40,400। फिर भी आपको इसका डिटेल में पार्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जाम में जनरली इतना आता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया कि टाइम डिपॉजिट में FD और RD दोनों ही पार्ट आ जाएंगे, क्योंकि FD का एग्जाम्पल भी दे दिया और RD का। और 40,400 है तो आप देख सकते हैं कि 40,000 से ऊपर ही पार्ट हो रहा है, और टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट भी आते हैं, तो सीधी सी बात है टैक्स तो डिडक्ट करना ही पड़ेगा, 10% करना ही पड़ेगा। अब देखिए जो अगले पार्ट में आएंगे वो जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, 194B, इस तरीके से आपके सेक्शन कवर होते जाएंगे। 194BB याद रख लेना। अगर आपने पर्टिकुलर ये सेक्शन अभी देखा जो कि किससे रिलेटेड था, 194A से रिलेटेड, तो जब आपने नीचे अदर प्रोविजन में गए थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे अदर प्रोविजन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैंने लिखवाया हुआ है कि 193 जो हमने कवर किया जो किससे रिलेटेड था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से रिलेटेड, और 194A जो अभी हमने कवर किया, आपने अभी देखा जो इंटरेस्ट से रिलेटेड था। तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द पे और डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। 192 जो आपने सैलरी का पार्ट, प्री मैच्योर विड्रॉल का पार्ट आपने कवर किया, आपने 194 का पार्ट अभी कवर किया। तो देखिए ऑन दी डेट ऑफ पेमेंट, ऑन दी डेट ऑफ पेमेंट, इस तरीके से आपको कवर करना है। आप चाहे तो अपनी PDF, अगर आप क्या करते हो फोटोकॉपी करवाते हो, उसकी जेरॉक्स निकलवाते हो, तो उसके साइड साइड में लिखते रहिए कि 193 में क्या है, 194A में क्या है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, यहाँ तो मैंने एक साथ लिख लिया, अगर आपको अलग अलग लिखना है तो उस सेपरेट सेक्शन में जाके ये लिख लेना, जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पार्ट कवर हो गया। जैसे जैसे प्रोविजन सेक्शन आते रहेंगे, उनके नीचे नीचे की जो प्रोविजन है, जैसे मैंने आपको 197 बताया, 197A बताया, तो अगर और कोई भी बताने का पार्ट रहेगा तो साथ साथ आपको कवर कराता रहूँगा, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।